नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं विशेषकर जूनियर इंजीनियर, जो कि अब मार्च अप्रैल में उसका पेपर है, उसको लेकर हम राजस्थान की जो सभ्यता हैं उसको एक अलग ही तरीके से आज पढ़ाने वाला हूं मैं। क्योंकि लिखा हुआ तो आपकी बुक्स में भी, आपके पास में हज़ार तरह के नोट्स भी होंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को चित्रात्मक तरीके से यदि पढ़ा जाए तो वह माइंड में अधिक समय के लिए स्थायी होती है। तो उसी को नज़र रखते हुए मैंने आपको ये सभ्यताएं, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार कहानी के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। आज मैं सिर्फ चित्रात्मक माध्यम से, कम लिखा हुआ लेकिन चित्रात्मक माध्यम से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता, वैसे आप जानते भी हो, कालीबंगा सभ्यता में काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ वैसे कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लेना, काली चूड़ियों से इसका शाब्दिक अर्थ होता है। कहाँ की ये सभ्यता? तो हनुमानगढ़ की है। मैप भी आपके सामने, ताकि एक मैप के थ्रू आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होती है। मैं बात करूँ यदि इस मैप की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ कौन सा गढ़ है? ये हनुमानगढ़ है, लिखा हुआ भी है। मैप के माध्यम से पढ़ाने का एक तरीका, फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से अब जब आप देखोगे तो एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता है, पनपी है, जिसका नाम है आपके कालीबंगा सभ्यता। वैसे घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सारी सभ्यताएं। तो आपको यदि नदी पूछे तो नदी आप नाम बताना। घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी, द्वेस्वती नदी के नाम से भी हम जानते हैं। तो घग्गर नदी। और ध्यान रखना, जितनी भी सारी सभ्यताएं होती हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ मानव रहा है तो उसे पानी की आवश्यकता हमेशा बनी रही है। तो जहाँ पानी होगा वहाँ मानव रहेगा, और जहाँ मानव रहेगा वहीं सभ्यताएं पनपेगी, विकसित होगी। तो यहाँ इस जिले का नाम हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पनपी सभ्यता का क्या नाम हो गया? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी बंगा सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता, जिसका आपसे कालक्रम पूछे तो ध्यान रखना 2350 बीसी से 1750 बीसी मतलब ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। और इसकी जो खोज की थी वो 1952 में की थी। किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष। और काफ़ी बार एग्जाम में कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता को लेकर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमलानंद घोष या ए घोष करके बिना आपको नाम देखने को मिलेगा। उत्खनन इसका जो 1961 से लेके 1969 तक हुआ था, जो किया था आपके बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बीबी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर, बीके थापर, इन दोनों ने क्या किया था? उत्खनन किया था। जबकि इसकी खोज किसने की थी? तो और हम यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में काम आता है वो है आपके अवशेष, कि यहाँ से किसके अवशेष मिले हैं। तो ध्यान रखना, जो दुर्ग के अवशेष हैं, देखो कभी भी पढ़ते टाइम आप दुर्ग दिमाग बना लिया करो, जैसा भी आप बनाना चाहते हो। जरूरी नहीं वहाँ पर कोई पेंटिंग करनी है आपको, वहाँ पर कोई चित्रकला नहीं पढ़ानी है आपको आपके दिमाग में आपको समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और हम उसको टिक कर सकें। तो ध्यान रखना, दुर्ग के अवशेष मिले हैं, वो कहाँ से मिले? आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले। और मैं बात करूं यहाँ पर दरवाजे, यहाँ पे जो घर के दरवाजे थे, देखो कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आप आगे की ओर फॉरवर्ड करें। कैसे? जैसे घर से स्टार्ट किया तो घर में जितनी भी सारी चीज़ें थी, कि कच्ची ईंटों के मकान थे, पक्की ईंटों के मकान थे, नालियाँ कैसी थी, फर्श कैसा था, अलंकृत था या नहीं, मटके कैसे थे, इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार जानकारी ले लो और इसके बाद में आगे बढ़ो। तो मैंने आपको चित्रात्मक तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं। तो देखो, दुर्ग के अवशेष पूछे तो आपका आंसर आ जाएगा कालीबंगा सभ्यता। और पूछे दरवाजे, तो ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता में दरवाजे, जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की ओर मिले। घर के पीछे, जिस तरह से आज हमारे जो दरवाजे होते हैं घर के आगे की ओर होते हैं, उसी तरह से कालीबंगा सभ्यता में जो घर के दरवाजे थे वो घरों के पीछे की साइड और मिले। याद रखना। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। चलो अब देखो सारे चित्रात्मक तरीके से क्या चीज़ें। अब देखना आप, तो यहाँ पर जो सड़कें हैं, ये जो सड़कें हैं आपके 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही हैं। 90 डिग्री बोलूं तो समकोण पर, समकोण पर। तो यहाँ पर जो
सड़कें मिली हैं वो कैसे मिली हैं आपको। अब आगे तो ध्यान रखना, ये आपको खोपड़ी दिख रही होगी, मतलब शल्य चिकित्सा। ध्यान रखना, शल्य चिकित्सा के अवशेष जो हैं, किसके, शल्य चिकित्सा। यहाँ पर क्या मिला था कि एक बालक जिसकी खोपड़ी में 6 छेद मिले। कितने छेद मिले, 6 छेद मिले। तो कहते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का भी उपयोग होता था या शल्य चिकित्सा भी की जाती थी। और मैं बात करूँ, देखो ये वैसे चित्रात्मक तरीके से, अब ये मत कहना सर इतने डिज़ाइनर थे कि वहाँ पर, नहीं, बिल्कुल। तो ये जो फर्श है वो डिज़ाइनर फर्श थे, या आपको कह दूँ कि अलंकृत थे। कैसे फर्श कैसे थे, कालीबंगा सभ्यता में घरों के फर्श कैसे थे, अलंकृत फर्श थे। और ध्यान रखना, पालने में आज भी हम कौन सा जंतु पालते हैं, तो ये था इनका पालतू कुत्ता। तो पालने में कौन सा जानवर, कुत्ता। किस जानवर को पालते थे, ये कुत्ते को पालते थे। और ऊंट से अनभिज्ञ नहीं थे, मतलब ऊंट को भी ये जानते थे कि ऊंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऊंट से ये जानकार थे। और मैं बात करूं, यहाँ पर बेलनाकार क्या मिला है, जलपात्र मिला है, बेलनाकार जलपात्र मिला है। और मैं बात करूं तो यहाँ पर जुते हुए खेत, जो सर्वाधिक बार पूछा जाता है कि जुते खेतों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो जुते खेत के अवशेष, जुते खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये भी आपके कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और बात करूं जूते खेतों के साथ साथ में ही, तो भूकंप के साक्ष्य भी, किसके, भूकंप के साक्ष्य भी आपके कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ये रहे आपके भूकंप के साक्ष्य। ये सारी जो इमेज ली हैं वो सिर्फ चित्रात्मक हैं। कैसी हैं, चित्रात्मक हैं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और देखो मैंने कहा था कि दरवाजे जो हैं घर के पीछे दरवाजे, ये भी सारा चित्रात्मक तरीके से सिर्फ आपके दिमाग में सेट करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर कच्ची और पक्की, कैसी, कच्ची और पक्की दोनों ही प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। कच्ची पक्की ईंटें, मकान निर्माण में कैसी ईंटें, कच्ची और पक्की ईंटों का भी उपयोग किया गया था। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक सिक्का मिला है, क्या मिला है, सिक्का मिला है, जिस पर यहाँ पर सिक्के के एक साइड में कुमारी देवी का चित्रांकन है, मतलब एक महिला का चित्रांकन है, जबकि दूसरी ओर व्याघ्र, किसका, व्याघ्र का चित्रांकन है, व्याघ्र का चित्रांकन है। इन सारी चीज़ों से आपके दिमाग में स्थायी रूप से ये हो जाएंगी। और देखो यहाँ पर जो अभी का वीणा है, जिसे आप तंदूरा कहते हो, उसके भी साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, तो ये आपकी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता से। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और कहते हैं कि इस स्वास्तिक के चिन्ह का या स्वास्तिक का उपयोग कालीबंगा के लोग किसके लिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए करते थे। किसका उपयोग, स्वास्तिक का। और मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको ये चित्रात्मक दिख रहा होगा बलि, तो बलि प्रथा का भी क्या था, यहाँ पर प्रचलन था। किसका, बलि प्रथा का भी प्रचलन था। और यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। कितनी, 7 अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली, यज्ञ वेदिकाएँ बोल दो या अग्नि वेदिकाएँ बोल दो, कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से मिली है। तो ये सारी चीज़ें आप यदि लिखित फॉर्मेट में याद करते हो तो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे, लेकिन इस तरह से चित्रात्मक रूप से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो यहाँ पर जाके आपकी कंप्लीट होती है आपकी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। आगे चलता हूँ मैं अगली सभ्यता के बारे में। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो देखो अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता की बात करूं तो गणेश्वर है कहां पर, तो ध्यान रखना, पहले तो हम कहते थे कि नीम का थाना सीकर में, लेकिन नहीं, खंडेला पहाड़ी नीम का थाना सीकर से एक नदी निकलती थी, लेकिन अब हम सिर्फ कहेंगे नीम का थाना। नीम का थाना अपने आप में एक जिला बन चुका है अब, नीम का थाना। नीम का थाना ये एक जिला है, इसके पास से एक नदी निकलती है, इसके पास से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है आपके कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। और इस कांतली नदी के किनारे ही एक सभ्यता पनपी है, इस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो कब की है, 2800 BC की, मतलब 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और मैं बात करूँ आगे किसकी खोज किसने की थी, तो गणेश्वर सभ्यता, जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता ही है जिसकी खोज 1972 ईस्वी में RC अग्रवाल, शॉर्ट में आपको शॉर्ट भी नाम याद रखना है, एग्जामिनर आजकल शॉर्ट नाम देने लग गया है, RC
अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और इसके उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल के साथ साथ में 1977 में विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि किस नदी के किनारे पनपी थी, तो ध्यान रखना कांतली नदी किनारे है। कहाँ पर, तो नीम का था नाम है। कितनी पुरानी है, 2820 की, ठीक है। किसने खोज की, आर.सी. अग्रवाल। और उत्खनन किसने किया, विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। और बात ध्यान रखना, विश्व में सर्वप्रथम या देश में सर्वप्रथम पत्थर की जो अवशेष हैं या पत्थर के बांध हैं वो भी आपके गणेश सभ्यता से देखने को मिलते हैं। और देखना यहाँ पर जो घर निर्माण है, घर बनाने में, मकान निर्माण में, मैं यूँ बोल दूँ किसमें, मकान निर्माण में किसका उपयोग किया जाता था, तो ध्यान रखना पत्थरों से निर्माण किया जाता था। तो दिख रहा चित्रात्मक रूप से ये घर किसका बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। और मैं सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो ये रहा कि मछली पकड़ने का कांटा, कौन सा कांटा, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, किसका, कॉपर का था ये भी कहाँ से मिला है, ये आपको मिला है गणेश्वर सभ्यता से। और मैं बात करूँ, कॉपर का ही बाण है, कॉपर मतलब तांबे का बाण, तीर समझते हो ना, वही तांबे का बाण, ये भी कहाँ से मिला है आपको, ये भी आपके गणेश्वर सभ्यता से मिला है। और मैं आगे बात करूँ इसी के चित्रात्मक रूप से, तो चित्रात्मक रूप में और हम देखते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ आती है कि 2000 ताम्र उपकरण की जगह ताम्र आयुध भी आ सकता है। आयुध का मतलब भी क्या होता है, उपकरण होता है। और मैं बात करूं कि मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। कृपिशवर्णी मृदभाण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना इसको। कृपिशवर्णी मृदभाण भी कहाँ से मिले हैं, यहीं से मिले। और मैंने बता दिया था पत्थर के घर भी यहीं से मिले हैं और पत्थर के बांध भी यहीं से मिले हैं, यहाँ लिख देता हूँ घर। और ये सर्वप्रथम मिले यहीं पर कुल्हाड़ी, तीर, भाले और सुइयां भी इत्यादि सारी चीज़ें कहाँ से मिली है, गणेश्वर सभ्यता से मिली। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो अभी तक 2 सभ्यताएं हम पढ़ चुके हैं। कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है, गणेश्वर भी कंप्लीट हो चुकी है। कालीबंगा की बात करूँ तो घग्गर नदी किनारे विकसित हुई थी, जबकि गणेश्वर की बात करूँ तो ये कांतली नदी किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में थी, जबकि गणेश्वर जो सभ्यता है आपकी वो आपके नीम का थाना में, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। तो चलते हैं अगले सभ्यता की ओर। अगली सभ्यता है आहड़ सभ्यता, जिसे धूलकोट, आघाटपुर, आघाट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो कि बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। बेड़च नदी के किनारे विकसित होने की वजह से इसी बेड़च का नाम आयड़ नदी का नाम उदय सागर में गिरने के बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च, ठीक है ना, ठीक है ना। इस आयड़ नदी का नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। तो आपको ऑप्शंस में एक ही मिलेगा, या तो मिलेगा आयड़ या मिलेगा बेड़च। तो ध्यान रखना आहड़ सभ्यता जो है कहाँ की है, पहली बात तो आपको पहला प्रश्न ये रहा, तो ध्यान रखना ये कहाँ की है, उदयपुर की है, जिसे हम वाइट सिटी कहते हैं, उदयपुर की है। और यहीं से एक नदी है इस नदी का नाम क्या है, आयड़ नदी। कौन सी नदी, आयड़ नदी, जिसे ही हम बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। आयड़ नदी और बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता, जो कि 1900 लगा देना 1900 से लेकर 1200 BC की ये सभ्यता है। और बात करूं इसके उत्खननकर्ता की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि इसका 1953 ईस्वी में A.K. व्यास इस तरह से लिखा था एग्जाम में, A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका क्या की थी, खोज की थी। जबकि जो गणेश्वर सभ्यता की खोज करता है वो यहीं पर उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल। 1956 में R.C. अग्रवाल ने, किसने, R.C. अग्रवाल ने इसकी क्या कर दी, खोज कर दी। क्या कर दी, खोज कर दी। और 1961 और 62 में वीरेंद्र नाथ मिश्र लिखा था, VN मिश्र, क्या लिखा था है, VN मिश्र, ये VN मिश्र और धीरज लाल सांकलिया ने इसकी क्या कर दी, उत्खनन किया, ठीक है। HD सांखलिया भी इसके प्रमुख उत्खननकर्ता में आते हैं। और अन्य उत्खननकर्ता आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना विजय कुमार, जो कि गणेश्वर सभ्यता से संबंधित थे, और PC चक्रवर्ती, डॉक्टर PC चक्रवर्ती या आहड़ सभ्यता से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो कुछ पॉइंट की और मैं आपका ध्यान लगाना चाहूँगा। तो ध्यान रखना ताम्र पाषाण युगीन है, कैसी युगीन है, ताम्र पाषाण युगीन है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर तांबे के और लोहे के दोनों के अवशेष समान रूप से पाए गए आहड़ सभ्यता में। और मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्फटिक पत्थर, स्फटिक पत्थर कहाँ से मिला है पूछा जाए तो आहड़ सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला है, आहड़ सभ्यता से। यहाँ के जो मकान थे,
यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के थे। कैसे ईंटों के थे? कच्ची ईंटों के थे। और यहाँ पर 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। मतलब एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण होना मतलब वहाँ के जो घर, वहाँ की जो फैमिली है, वहाँ की जो परिवार प्रथा है वो सामूहिक परिवार प्रथा रही होगी, मिल बैठ के खाते होंगे। ठीक है, और मैं आगे बात करता हूँ इसी सभ्यता को। यहाँ पर बिना हत्थे का, जिस तरह से कालीबंगा में दिखा था, बिना हत्थे का जलपात्र मिला है जो कि मेसापोटामिया से, किसे मेसापोटामिया से क्या करता है? मैच खाता है। तो कहते हैं कि इस ये जो बिना हत्थे का जो जलपात्र है, इससे ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि उस समय जो व्यापार किया जाता था वो मेसापोटामिया से हमारा किया जाता होगा। और बात करूँ यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, 3 यूनानी मोहरें मिली हैं, 6 तांबे की कुल्हाड़ी मिली हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहा टेराकोटा, मतलब मिट्टी से निर्मित वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल से। किससे मतलब होता है? वृषभ का मतलब होता है बैल से। बैल बोलूँ तो बुल। ठीक है ना। तो मिट्टी की बैल की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपका आंसर रहेगा आहड़ से। कहाँ से मिली है? आहड़ से। यहाँ के जो लोग हैं ज्वार और चावल से भली भांति परिचित थे। पहाड़वासियों की खुद की पर्सनल डेवलप की गई एक पद्धति चक्रकूप जल पद्धति। ये क्या थी? सुनना, यदि जिस तरह से ये खड्डा है, यहाँ पर यदि पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इस पानी को कैसे निकाला जाए? पहले रस्सी या बाल्टी जैसा कोई सीन था नहीं, तो ये लोग क्या करते? इस तरह से एक पोटली बनाते, उसके अंदर रेत भर देते। क्या भर देते? रेत भर देते। और उस रेत को, इस पोटली को इस तरह से इसके अंदर डुबोया जाता। ये जो रेत है सारा पानी सोख लेता था और इस रेत को बाहर जाके खाली कर दिया जाता था, जिससे क्या होता है? ये पानी का क्या हो जाता था? खाली हो जाता था। इसी पद्धति को, इसी जल की पद्धति को हम क्या कहते हैं? चक्रकूप पद्धति के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो मृतक थे, मृतक मतलब जो शव होता था, उसको दफनाते समय उसके कपड़े और आभूषण उसके साथ में रखे जाते थे। जबकि कालीबंगा सभ्यता में कपड़े के साथ साथ में, कपड़े के आभूषण के साथ साथ में भोजन रखा जाता था। क्या? कालीबंगा में आभूषण और भोजन रखा जाता था, जबकि आहड़ में कपड़े और आभूषण रखे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मृद भाण मिले हैं वो मिले हैं लाल काले। कैसे? लाल और काले। ठीक है, आप जब चित्रशैली पढ़ोगे, मेवाड़ चित्रशैली, तब आपको और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली सभ्यता, ये लास्ट सभ्यता है हमारी, जिसका नाम है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता। कहाँ की है? विराटनगर की है। विराटनगर कहाँ आता है वर्तमान में? यह आता आपके जयपुर में। कहाँ आता है? जयपुर में आता है। ठीक है ना। इसे और मैं बात करूँ, यहाँ पर इतने सारे शैलाश्रय मिले, शैलाश्रय में या शैल चित्र बात करूँ, है ना, शैल चित्र इतनी मात्रा में मिले हैं तो इसको क्या नाम दे दिया? प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। किसको? विराटनगर को या बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से जानते हैं। और बात करूँ इसके उत्खननकर्ता की, उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने किया था। और जो सर्वेक्षण करता थे वो थे कैलाश दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी। अब बात करोगे बैराट, ये जो बैराट कहाँ पर आता है? जयपुर में। ठीक है ना। चलो अब एक चीज़ आप बता दो कि जो बैराट सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, जिस नदी के किनारे विकसित हुई है वो जयपुर दौसा भरतपुर से संबंध रखती है, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। बस आप कमेंट करके बता दें इसका आंसर। मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताएं इसका आंसर। ध्यान रखना, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? 3 क्या 4 हैं वैसे तो। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी। लेकिन हमारे जो काम की डूंगरियाँ हैं वो 2 ही हैं, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। बीजक की पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ड ने एक शिलालेख खोजा जिसका नाम था भाब्रू शिलालेख प्रथम। ठीक है ना। और एक दूसरा 1871-72 में कार्लाइल ने। इन दोनों ने ये क्या नाम है, ये जो शिलालेख हैं वो क्या किए? खोजे। और इस सभ्यता में बताया कि यहाँ पर क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। जब हम पहले इस बीजक की पहाड़ी पर जो कैप्टन बर्ड ने खोजा था, उसमें एक चीज़ सामने आती है कि यहाँ पर अशोक के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म का किस तरह से संरक्षण किया उसके बारे में बताया गया। अशोक के समय बौद्ध के जो प्रवचन थे, बौद्ध धम्म और संघ, उसका भी आपको काफ़ी जगह चित्रण मिलता है। और मैं बात करूँगा इसके आगे, ये देखो यहाँ पर संख लिपि में क्या मिले हैं? यहाँ पर संख लिपि के अवशेष मिले हैं। और मुगल काल, मैंने कहा था जब अशोक के टाइम की बात हुई है, मौर्य काल की टाइम बात हुई है, मौर्य काल अलग है, अशोक वाला अलग है, तो अशोक कालीन भी है और मुगल काल के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब सुनना, मुगली टकसाल मतलब, तो मुगल कालीन यहाँ पर टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ पर क्या कॉइन गढ़े जाते हैं, मतलब सिक्के गढ़े जाते हैं। तो मुगल कालीन टकसाल भी कहाँ से मिली अपने को? बैराट से मिली है। यहाँ पर एक पहिया मिला है जिसके ऊपर त्रिरत्न, पहिए के ऊपर क्या जड़े हुए हैं? त्रिरत्न जड़े हुए। ऐसा कहाँ से मिला है? ये आपके मिला है
बैराट से। कहाँ से मिला है? बैराट से। और बात करूँ मिट्टी के बर्तन, लगभग सभी जगह मिले, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पक्षियों की आकृतियाँ आपको इसी में मिलती है। चलो एक कमेंट में मुझे करके बताना कि पक्षी शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बताना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा कि बौद्ध चैत्यालय, इसका मतलब होता है बौद्ध मंदिर या मठ, बौद्ध मंदिर या मठ। और ध्यान रखना, बुद्ध के नाम से कोई भी बात आती है, कोई भी शिलालेख पूछे या कुछ भी आपसे सभ्यता पूछे, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 99% तो बैराट रहेगा। क्या रहेगा? 99% बैराट रहेगा। और यहाँ पर काले चमकीले मृदभांड भी मिले। कैसे? काले चमकीले मृदभांड, ये रहे, काला है दिख रहा है, दिमाग में सेट हो जाएगा, और चमक भी रहा है, तो काले चमकीले मृदभांड, काले चमकीले मृदभांड कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से मिले हैं। और बात करूँ, ये जो मटके हैं, वहाँ के जो घड़े हैं, मृदभांड हैं, वो कैसे मिले? डिज़ाइनर मिले, मतलब अलंकृत मृदभांड, अलंकृत मृदभांड। ये भी कहाँ से मिले आपको? बैराट से मिले हैं। और जिस तरह से कालीबंगा सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, उसी तरह से बैराट में भी आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। किसका मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है वो ये रही। यहाँ से 36 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 तो पंचमार्क हैं, है ना, जो कि किसकी होती थी आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान रखना, चांदी की है। किसकी? चांदी की। इन्हीं पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्के भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्के। तो कितने मिले? 8 पंचमार्क के आहत सिक्के मिले, और 28 इंडो ग्रीक शासकों के क्या मिले? सिक्के मिले। इन 28 में से 16 सिक्के यूनानी शासक मिनांडर के थे। किसके? यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं थी। तो ये सारी बातें किसके बारे में कर ली हमने? ये सारी बातें आपकी हो गई सभ्यताओं के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण जो सभ्यता थी कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बैराट के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। जिसमें शायद ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जो छूट गया होगा, लेकिन कोशिश आज मैंने ये की है कि आपको चित्रात्मक तरीके से आपके दिमाग में एक बार सेट कर दिया जाए, ताकि एक बार भूल भी जाओ आप तो दिमाग में याद रहेगा, हाँ चलो हमने वहाँ पढ़ा था, तो सर ने बताया था कि हाँ वहाँ पे ये डायग्राम था। तो डायग्राम के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा अधिक टाइम तक आपके दिमाग में स्थायी रहती हैं। इसकी वजह से ये सेशन मैं आप लेके आया था। आपको ये सेशन कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।